अगर कहीं कोई में जगह है रजिस्टर्ड में तो आप इस बात को लिख लीजिए कि अगर अरवल विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी की सीट मिलती है तो वो दिव्या भारती को ही मिलेगी। आप लिख लीजिए। अच्छा, और जिस टाइम ये कंफर्म होगा उस टाइम आप आकर एनडीए जो गठबंधन है हमेशा विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर हमलावर रहती है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो आपके नेता लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी वो भी कहीं न कहीं परिवारवाद की वजह से ही राजनीति में स्थापित हुए हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी राजनीति में थे, उनके पिताजी की खड़ा होती हुई पार्टी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सिर्फ विपक्ष में ही परिवारवाद है या फिर इंडिया में परिवारवाद है? कि लोगों का यही कहना था ना कि विधानसभा में हम आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, तो हम जब आए तो हमें था कि हमें टिकट चाहिए। हम यही कह करके पार्टी ज्वाइन किए थे, तो वहाँ लोग बोले कि ठीक है पार्टी माँ होती है, इसके लिए काम कीजिए। जो कि आपके माने विधायक बन जाने से अरवल में क्या बदलाव हो जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ? नमस्कार, मैं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं गांव खबर बिहार। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भी खास मेहमान दिव्या भारती जी हैं, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अरवल, लोजपा रामविलास की नेत्री हैं। चुनाव की सरगर्मी जो है बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तेज हो गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर और विधानसभा खास करके अरवल विधानसभा की जो तैयारी है, अरवल विधानसभा के जो मुद्दे हैं और इनकी अपनी क्या पक्ष है, पार्टी की क्या पक्ष है, इन सब सारी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दिव्या भारती जी हैं। सबसे पहले आपका गांव खबर बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी, आप छात्र जीवन के बारे में और आप राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी न्यूज चैनल को भी आभार व्यक्त करती हूँ, आपके पूरे टीम का आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे अरवल जिला के जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप हमसे क्वेश्चन किए कि छात्र जीवन के बारे में बताइए, तो हम दिल्ली गए थे ग्रेजुएशन के दौरान ही हम गए वहाँ पे, फिर पढ़ाई किए और मेरा यूपीएससी का जो जीएस पेपर है वो विजन आईएएस से हुआ दिल्ली में कोरोल बाग में। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हम घर आए, चूंकि पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी थी। सुब्रमण्यम आईएएस से हम अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल का प्रिपरेशन की। तो हम सोचते हैं कि ठीक है, मान लीजिए मेरा फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है नॉर्मल है, हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम गए। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं, निचले तबके के हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी उनके पास नहीं पहुंच पा रही है, वो कैसे कर सकते हैं? उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, शायद बहुत। जब हमारी टीम ने रिसर्च किया तो ये पता चला कि आप लॉ की भी पढ़ाई किए हैं जी, एलएलबी किए हैं। तो एलएलबी करने के बाद अगर सिर्फ समाज सेवा की बात अगर होती है तो मैं एक बार और बैक जाना चाहता हूँ कि अगर समाज सेवा की सिर्फ बात होती है तो आप कहीं कोर्ट में प्रैक्टिस करके भी समाज को सेवा मुहैया करा सकते हैं और उसके जरिए आप लोगों को मदद कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका प्रोफेशन जो है जैसे कि राजनीति, और खास करके अरवल में, जैसे पिछड़ा इलाका अरवल है, मगध की धरती में पिछड़ा इलाका अरवल है, और यहाँ पे एक महिला होने के नाते राजनीतिक बैकग्राउंड मुझे नहीं पता आपका है या नहीं है, तो आप स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन एक महिला होने के नाते और इतनी कम उम्र में माने राजनीति में आप कदम बढ़ा दिए, पढ़ाई को भी माने जारी भी रखते हुए, क्योंकि आप ये भी पता चला है कि आप एलएलएम कर रही हैं अभी, तो यह सच बात है कि आप एलएलएम अभी कर रही हैं? जी, तो आप एलएलएम कर रही हैं, तो ये पढ़ाई के साथ साथ आप राजनीति में भी हैं, तो इसको आप माने दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, इस पे थोड़ा क्लियर कर दीजिए। पहली बात आप क्वेश्चन किए कि राजनीतिक क्षेत्र जैसे एलएलबी हम कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद वहां भी सेवा दे सकते हैं। हाँ। तो आपको बता दूं कि एलएलबी हम इसीलिए किए ताकि हम लोगों को जस्टिस दे पाए। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, देखिए ना मेरा ऐसा ऐसा काम हो गया है, तो आप तनी पैरवी करवा दीजिए। अब ये बात बताइए कि जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि आपकी गलती है या सही है, हम जस्टिस कैसे दिलवा पाएंगे? आप गलत हैं और बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा पैरवी करवा दीजिए, तो गलत बात है। अच्छा, इस वजह से जो है सो वहां से मैंने
एलएलबी करने के पीछे मेरी रीजन यही रही है कि हम लोगों को जस्टिस दे, हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक हर लोगों को जस्टिस को पहुंचा सके, ताकि जब हमें ही नहीं पता है कि कौन सा लॉ है, कौन सा आईपीसी का सेक्शन है, कौन सा सीआरपीसी का धारा है जो किस पे लगेगा और उसको किस तरह का क्राइम मिलेगा, एंटिसिपेटरी बेल कब मिलेगा, तब तक हम किसी के लिए क्या पैरवी करें और गलत को साथ क्यों दे। अच्छा, तो हमें मेन जस्टिस को प्रोवाइड करना था और इसीलिए हम एलएलबी किए। और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। जैसे कि रिसर्च में पता चला कि आप जिला परिषद चुनाव में भी 2021 में आप जिला परिषद चुनाव लड़ चुके हैं। तो उस दरमियान जो है से कि आप का जो है हार का सामना करना पड़ा, उसका मुख्य वजह क्या रहा? मेरे बहुत साथ दिए। हमें क्षेत्र पर जितना ज़्यादा विश्वास नहीं था, जैसे हम लोगों को लगता था कि 5th 6th स्थान पे मेरा होगा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं रहा था। मेरे यहाँ कोई वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो हमारे यहाँ घर पर डिस्कशन यही होता था, जैसे हमारी टीम बैठती थी, हम लोग बैठते थे, तो ठीक है 4th 5th स्थान पे होगा। और जब लोगों का न्यूज के जरिए लोग हमारे पास आए, पूछे सारा कि आप क्या करिएगा, आप क्या ऐसा हट के करिएगा, तो हम 29 सब्जेक्ट जो था, जो कि जिला पार्षद के अंदर आता है और एक सोसाइटी को चेंज करने के लिए आता है, तो 29 सब्जेक्ट के बारे में बताया कि पंचायती राज के थ्रू 29 सब्जेक्ट हैं जिसपे डेवलपमेंट के लिए आपको इतना अथॉरिटी मिला हुआ है, आप इसके लिए काम कर सकते हैं। तो लोग काफी ज्यादा उस न्यूज को सुन करके, काफी ज्यादा उस बातों को सुन करके प्रभावित हुए। लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हमें। 4255 अच्छा। लोगों ने अपने मत का दान दिए, हम पे जो विश्वास जताया उनका हम आभारी हैं। और जब काउंटिंग हो रही थी, तब मेरा 2-3 दिन पहले लोग बोल दिए थे कि आप रेस में आप सबसे आगे हैं। तो हम लोगों को लगा ऐसा भी होता है कि 2-3 दिन पहले भी, मतलब क्या आया चुनाव आयोग माहौल बन जाता है, मतलब पब्लिक की तरफ से या फिर कोई पब्लिक के तरफ से हम समझे कहा कि कोई गया कि पदाधिकारी की तरफ से? नहीं पब्लिक लोग बोले कि दिव्या जी आप रेस में है, कोई बोला बेटा आप जीत जाइएगा। और आशीर्वाद तो लगातार मिलते रह रहा था, इतना ज्यादा आशीर्वाद की शायद उसका एक्सपेक्ट मैं नहीं की थी। बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला और लोगों का सपोर्ट मिला। तो 2-3 दिन पहले लोग बोल रहे थे, लेकिन हमें लगा कि ऐसे ही शायद लोग हमें आश्वासन देने के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो जब काउंटिंग हो रहा था, तो जितना भी निकल रहा था उसमें हो रहा था कि दिव्या भारती सबसे आगे है, दिव्या भारती सबसे आगे है। तो बस मेरे मन में महामृत्युंजय का जप चल रहा था, क्योंकि भगवान को हम लोग कनेक्टिविटी को बना कर रखते हैं। तो एक था भगवान पे आस्था। और लोग बोल रहे थे बैठ जाइए, बट हमें लग रहा था नहीं भाई लास्ट तक देखना है हमें क्या हो रहा है क्या नहीं। सब जब लास्ट वाला निकला तो बोले कि ठीक है आप जीत गई हैं। बहुत ज्यादा वोट मेरा आगे था, 82 पंचायत का 4 ईवीएम निकलना बाकी था। तो जब लास्ट में निकला तो एसडीओ साहब जो थे वो बोले कि मार्जिन जो वोट था 613 वोट। अच्छा, 613 वोट से हम जीत चुके हैं। 613 वोट से जीत चुके हैं। तो हमें लगा ठीक है। तो हम उनसे 2-3 बार पूछे, क्योंकि ऐसा होता था ना कि लोग जीत के भी हार जाते हैं ये वो। तो हमारे अंदर डर था। तो हम बोले कि सर पक्का जीत चुके हैं हम? तो बोले कि हाँ जीत चुके हैं। हाँ, तो हम 2-3 बार श्योर करने के लिए बोले कि सर ठीक है जीत गए ना? तो बोले कि अरे भाई जीत गई हैं। वो कुछ काम कर रहे थे, बोले थे जीत गई है। तो सारा माहौल बदल गया। सारे लोग जो थे वो बहुत लोग इंट्रो करवा रहे थे। जो लोग हमारे आसपास के लोग जो थे वो दूसरे का प्रचार करवाते थे। वो लोग बोले मेरी पोती है, ये मेरी बेटी है, ये है। सारा माहौल खुशनुमा था। वो तो ये भी होता है ना कि जीतने के बाद आप सबके प्रतिनिधि हैं, चाहे वो आपका सपोर्टर हो या विरोधी रहो। तो सारे लोग मेरे इंट्रो करवा रहे थे। तो उस दौरान पापा और भैया 3 लोगों को जाना होता है उसमें, बिना मोबाइल फोन का ये सब। तो बाहर गेट पर बताने चले गए कि ठीक है जीत गई है। और भैया इस मिठाई के लिए, फूल माला के लिए सब लोग दिए। तो फिर वो एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि रिकाउंटिंग होगा। तो हम बोले हुआ, रिकाउंटिंग का प्रोसेस हुआ। तो रिकाउंटिंग में 1 लोगों को जाना था। जैसे मेरे 3 लोग गए थे ना, तो उसमें 1 लोगों को जाना था। तो मेरे भैया, बड़े वाले जो भैया थे वो गए। फिर वो निकलते हैं तो बोलते हैं कि 63 वोट से हम चुनाव हार चुके हैं। तो हमें थोड़ा सा ये लगा कि शौक लगा कि अभी आधा घंटा पहले सारा माहौल जो था क्या था और अभी क्या हो गया। और आप बता रहे हैं काफी वोट, 613 वोट जी, 613 वोट से चुनाव जीत के। तो उसके बाद हम लोग बैठते नहीं है। उसके बाद हम लोग डीएम को बुलवाते हैं, बोलते हैं कि
पहले तो आते नहीं है, पहले एसडीओ साहब से ही बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, फिर से ईवीएम के थ्रू करवाइए रिकाउंटिंग, ये पेपर वाला कंप्यूटर वाला पेपर निकलता है जिससे आप रिकाउंटिंग को अलॉट करते हैं, या फिर ईवीएम से भी स्लिप निकलता है उससे रिकाउंटिंग करवाइए, ये क्यों लेकिन मेरा कोई बात नहीं सुन रहा था, कोई किसी मतलब मेरे 3 लोगों का बात, उतना सारा लोग एक तरफ कोई नहीं सुनने वाले थे, बस तो हुआ कि ठीक है भाई 1 घंटा हम लोग उसमें बहुत ज्यादा ये किए, जैसे लोगों में बहुत ज्यादा प्यार उमड़ा, विश्वास उमड़ा, आशीर्वाद उमड़ा। जैसे 1 तारीख को जब हम हारे, उसके बाद 2 तारीख से 8 तारीख तक हम डायरेक्ट क्षेत्र में घूमते रहे, इसलिए क्योंकि जो वोट दिए थे, जो हमारे सिंपैथी दिखाए थे, जो हमारे अपने थे, वो बोलते थे कि हमारे यहाँ खाना नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भाइयों का जो सपोर्ट था उसे देख करके हम लोग घूमे, उनके यहाँ गए, उनको आश्वस्त किए कि ठीक है भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी हारी नहीं है, फिर से हम जगेंगे, फिर से हम लड़ेंगे, फिर से हम उठेंगे। तो उसके बाद हमें पार्टी ज्वाइन करवाया गया। पापा हमारे 2001-2 में लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किए थे, और उस टाइम से वो भी मतलब राजनीति में रहे हैं, पार्टी में जुड़े थे, निष्पक्ष, मतलब कोई ग्रीड नहीं, कोई कुछ भी नहीं, पार्टी का कर रहे हैं, पार्टी का जो दायित्व मिल रहा है उसे निर्वहन कर रहे हैं। बट हम जब आए तो हमें था कि हमें टिकट चाहिए, हम यही कह करके पार्टी ज्वाइन किए थे। तो वहाँ लोग बोले कि ठीक है, पार्टी माँ होती है, इसके लिए काम कीजिए, जो भी दायित्व हमें दिया गया हम उसका निर्वहन किए हैं। यानी कि आप फिक्स कर चुकी हैं कि 2025 विधानसभा जो है आप चुनाव लड़ेंगी, तो सीट कौन सा होगा? अरवल विधानसभा, क्योंकि देखिए हम अरवल विधानसभा के लिए ही जो भी किए हैं, जो भी मेरा लगाव रहा है, जितने भी लोगों को जाने, हम गांव-गांव गए हैं, हम हर एक लोगों का गली घर नाम, और उससे बहुत ज्यादा लगाव है, एक पारिवारिक संबंध बन गया है जैसे हर लोगों को। तो हमें लगता है कि 1 मिनट, आप बोले कि पार्टी के साथ हमारा, जैसे मैंने पहले ही कह चुके कि हमको टिकट चाहिए तब हम पार्टी के लिए काम करेंगे, मैंने कंडीशनल हो गया नहीं, जैसे पिताजी थे तो वो तो सही और है, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम सब पार्टी को देखे ना विजन एक चिराग पासवान जी का अलग है, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि आप जैसे अभी अपने वक्तव्य में बोली कि हम पार्टी में जब ज्वाइन किए पार्टी, तो ये कह के ज्वाइन किया कि हमको टिकट चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, नहीं मतलब हमें टिकट चाहिए। हाँ, टिकट चाहिए, वही मतलब निकलता है, क्योंकि लोगों का यही कहना था ना कि विधानसभा में हम आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। तो एक पार्टी जरिया होता है जिससे हम चुनाव लड़े। तो हम देखिए, हम कोई और पार्टी को तो देखे नहीं थे, हम और कोई पार्टी को तो जाने नहीं थे। तो हमें लगा कि मेरे पिता, हमारे पार्टी का नाम तो आप जान ही रहे हैं, इंटरनल, जैसे हमारे पिता लोक जनशक्ति पार्टी में लगाव रहा है। हमारे पार्टी के जो संस्थापक थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनसे काफी ज्यादा उठना बैठना इन लोगों को काफी ज्यादा रहा है। लोग हमेशा जाते हैं कि अब जो है कि रामविलास पासवान जी वाला पार्टी एलजेपीआर नहीं रह गया है, क्योंकि इनका चिराग पासवान जी का नेतृत्व और रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में डिफरेंट नहीं दिखता है। बिहार के बारे में ये ज्यादा वॉरिड रहते हैं, वो भी वॉरिड रहते थे, वो केंद्र में रह करके काम किए, ये बिहार प्रदेश में आकर काम करना चाहते। हमें नहीं लगता कि इसमें बिहार के लिए वो भी बहुत कुछ किया, बिहार के लिए तो रही किए, लेकिन वो केंद्र में रहकर किए, पूरे बिहार के लिए किए। और इनका है कि एक जैसे मुख्यमंत्री का हम लोग चेहरा देखते हैं इनमें। तो हमें लगता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो डॉक्यूमेंट्री है वो धरातल पर तब आएगा जब इनको हम लोग उस अथॉरिटी पर ला करके छोड़े, जब रियल मायने में बिहार का विकास हो। जैसे कि आप टिकट की जहां तक बात है, तो मान लीजिए कि यदि पार्टी डिसाइड करने में कंफ्यूज हो जाए, ऐसा हो ना आपके साथ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस खुदा ना खास ऐसे कंडीशन होते हैं कि पार्टी में जैसे और लोग हैं और कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर जो है कि दबाव होता है पार्टी का भी कि और लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कंडीशनल जो है कि भैया पार्टी जो है डिसाइड करने में कंफ्यूज जाए, आपकी जगह किसी और को टिकट मिल जाए, तो उस परिस्थिति में आप पार्टी के साथ ही रहेंगी या पार्टी को छोड़कर? और आपकी अगर कहीं को भी में जगह है रजिस्टर्ड में, तो आप इस बात को लिख लीजिए कि अगर अरवल विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी की सीट मिलती है तो वो दिव्या भारती को ही मिलेगी, आप लिख लीजिए। और जिस टाइम ये कंफर्म होगा उस टाइम आप आकर के हमसे जरूर मिलिएगा। एकदम जरूर, जब आप इस बात को दवा कर रहे हैं तो जब टिकट कंफर्म होगा तो जरूर हमारी टीम में हम जरूर आकर के आपसे बातचीत करेंगे, इसमें हमारी कोई वो नहीं है।
मतलब एक हमारा ये सवाल था कि विधानसभा ही मतलब क्यों लड़ना है, और क्योंकि अभी भी अरवल में विधायक हैं, महानंद सिंह जी विधायक हैं, बिल्कुल। तो ऐसी क्या कमी रह गई अरवल में जिससे जो है आप अपने माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, विधानसभा लड़ करके या विधायक बन करके, या फिर एक होता है ना मन में कि हम चुनाव लड़ेंगे, विधायक बन जाएंगे, हमें बॉडीगार्ड मिलेगा, गाड़ी सिक्योरिटी, मैंने सारा चीज, ये भी ना होता है, जैसे कि राजनीति में तो होता ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम आपको बता देते हैं कि बॉडीगार्ड का भी जो बात की है, तो हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो अभी भी लोग बोलते हैं कि बाउंसर रखिए। हमें लगता है कि नहीं, बाउंसर अगर हम रख करके जाते हैं तो लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो होता है ना, गाँव के लोग, महिलाएँ फ़ियर करती हैं उस बात से। अपने दिल की बात हमें एक बेटी के रूप में नहीं बता पाएँगी कि हम अपने बात को किससे रख रहे हैं। और आए दिन हम सुनते हैं इस बात को कि हमर दूरा पे तो एगो नेता आयल हलथी, लेकिन बड़ी मानी गार्ड हलथी, तो हम उनका भी ना गेली कि मैया कौची जाइए, बड़ बुजुर्ग हलथी हली आ वैसन-वैसन हमनी ना जायल बनली। ठीक, तो ये बात सुनकर के हमें दुःख होता है, और इस बात को हम हमेशा बोलते हैं कि हम कोई क्राइम में लिप्त नहीं है, हमें जान की खतरा नहीं है, हमें कोई मर्डर नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ऐसा कोई आज तक कोई ऐसा कृत्य नहीं किए जिससे हमें ये डर पैदा हो। तो उस टाइम भी जब हमें लोग एक विधायिका के रूप में चुनेंगे, उस टाइम भी हम लोगों के साथ वैसे ही रहेंगे, बिना गार्ड, बिना सिक्योरिटी, बिना ये कि उनकी बेटी के रूप में, उनकी बहन के रूप में मिलेंगे, और लोगों को इतना हम हक देते हैं कि वो हमें उसी रूप में हमें डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे हमसे काम है वो डेवलपमेंट का करवा सकते हैं। वृद्धा पेंशन जो बढ़ाया गया, इसमें आपको लगता है कि एनडीए को इससे कुछ फायदा होने वाला है, वोट में बिल्कुल, तब्दील होगा? बिल्कुल फायदा होने वाला है। फायदा क्या, वो जनहित के लिए काम किया गया है। ये सवाल तो विपक्ष के द्वारा उठाया गया था, उसके बाद जो है से कि बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ये फैसला लिए और बढ़ाए। ये विपक्ष का ही सवाल था, और जहाँ तक बिजली की सवाल है, ये भी विपक्ष का ही सवाल था, और एक विधानसभा का ही भाषण है नीतीश कुमार जी का, वो हम लोगों ने सुना है कि मुफ्त में बिजली नहीं देनी चाहिए, और वो अपनी ही सरकार में अपनी कुर्सी पर खुद बैठे हुए हैं, और अपने रहते हुए वो मुफ्त बिजली 125 यूनिट का जो है से कि लागू कर देते हैं बिहार में। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा तो कोई हम स्टेटमेंट सुने नहीं है कि बिजली मुफ्त नहीं देनी चाहिए, बट अगर वो बोले हैं तो मुफ्त बिजली का होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब जो है बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार में बहुत सारी, जिसके यहाँ एक पंखा नहीं था उसके यहाँ 3-4 पंखा लगे हुए, जितने रूम में लोग रहने वाले हैं सब लोग लग रहा है, ठीक है। और इनकम का सोर्स बिहार में कम है, वही रीजन है कि बिहार में बेरोजगारी आज भी रन कर रही है, बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स आज भी रन कर रही है। ना जाति तो जैसे बिहार ही नहीं, जाति तो हर प्रदेश में, और खास करके इतना नहीं है सेंट्रल राज्य में हुए। जब 14 के, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जब 14 की लोकसभा चुनाव हुई तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जो आज मोदी जी बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, उस समय मोदी जी का भी स्टेटमेंट था, वो जाति की बात पे वो खुद जाति को तो अपने आप को क्लियरफाई किया है। तो जाति सिर्फ बिहार के लिए नहीं, जाति तो पूरे केंद्र का मामला। लेकिन बिहार में जितना है उतना अदर स्टेट में नहीं है, यूपी में भी है, यूपी में भी है। यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जो अभी भी कास्ट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा लिप्त बताया जाता है। आप सेंसस उठा कर ये बताइए कि आपके माने विधायक बन जाने से अरवल में क्या बदलाव हो जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ? पहले जो शिक्षा है उस पे हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा में लाइब्रेरी ऐड करेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी के कमी के कारण बच्चे जो है उस टाइप पे नहीं सोच पाते हैं, जैसे उनके पास बुक अवेलेबल नहीं होती है, जिससे वो उनको आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है उनको नहीं मिल पाता है। फिर मेरा ये किसान के लिए उनको ससमय बीज, खाद और जो कनाल नहर का जो सुविधा है वो, उससे भी इरिगेशन में उनको प्रॉब्लम होता है, वो ना हो। कोल्ड स्टोर रहे जिससे वो पेरिसेबल गुड को रखे ताकि उचित मूल्य पर उसको बेच सके। ये फिर तीसरा जो है, हम चाहते हैं कि अरवल में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, जी। तो उसके लिए फ्लाईओवर हो जिससे लोगों को जाम की समस्या से निदान मिले। दूसरा, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है जिस वजह से काफ़ी लोगों का डेथ भी हो रहा है। तो उससे अगर ट्रॉमा सेंटर अरवल में इस्टेब्लिश होती है तो लोगों को इससे निजात मिलेगी, लोगों को जान बचाया जा सकता है। फिर है कि जो लोग फिजिकल का तैयारी करते हैं उनके लिए एक ग्राउंड होना चाहिए, ताकि लोग अपना रनिंग के लिए सड़क पे ना जाएं, उनको प्रॉपर जो भी उनको तैयारी करना होता है फिजिकल का, वो आसानी से कर सके। ऐसा एक ग्राउंड हो, हर पंचायत में हो।
सवाल ये उठता है कि ठीक है आपका मैंने सवाल तो जवाब तो बढ़िया है कि हर पंचायत में जो है कि ग्राउंड होनी चाहिए दौड़ने के लिए, लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हर पंचायत में उतना भूमि अवेलेबल हो तब ना भूमि कौन मुहैया करा सकता है, क्योंकि सब जगह तो बिहार सरकार का भूमि है नहीं। सवाल ये भी है जी, जहाँ जहाँ पे है वहाँ बन सकती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आए दिन देख रहे हैं, हम लोग क्षेत्र घूम रहे हैं तो ग्राउंड की कमी नहीं है। हम अपने जिला में ग्राउंड की कमी नहीं है, ऐसे हर पंचायत में मिल जाएंगे ग्राउंड जहाँ पे गवर्नमेंट की ग्राउंड है और वो लोग अपना रनिंग करवा रहे हैं, लेकिन उस टाइप का नहीं है जिससे वो तैयारी कर सके। जैसे अमरा में भी हमारे पंचायत में अमरा, वहाँ पे बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन उस तरह की नहीं है जिससे उन लोगों का तैयारी हो। जैसा कि आपने बताया कि ट्रामा सेंटर और फ्लाईओवर जी, जो बहुत बड़ी और एक्सीडेंट का रेलवे कनेक्टिविटी। हाँ, रेलवे कनेक्टिविटी हम जोड़ लेंगे। जी। तो फ्लाईओवर का मामला और ट्रामा सेंटर का मामला तो अभी फिलहाल जो है कि स्थानीय जो विधायक है महानंद सिंह जी, वो भी लगातार इस पे सवाल खड़ा करते रहे हैं, लेकिन वो फिर बन नहीं पा रहा है, वो चालू नहीं हो पा रहा है। रोल में फ्लाईओवर भी नहीं बन पा रहा है। सरकार तो आप ही का गठबंधन का है, एनडीए की ही सरकार बिहार में है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आखिर वजह क्या है? सवाल लोग तो कर रहे हैं, यहाँ से आम जनता की तरफ से सवाल है, स्थानीय प्रतिनिधि की तरफ से सवाल है, लेकिन इस पे सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? एक्चुअली है क्या ना कि जैसे हम लोग उसको प्रॉपर फोर्सली, जैसे कि किसी के आवाज में बुलंदी होनी चाहिए। अच्छा। जैसे आप विधानसभा में इस क्वेश्चन को अराइज कर रहे हैं कि अरवल में इतनी समस्या है, ये समस्या है, तो उसको आप लोग फोर्सली मतलब जो भी हमारे विधायक हैं वो फोर्सली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे ठीक है, एक बार आवाज उठा करके साइलेंट नहीं होना होता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। जो भी डिपार्टमेंट का, जैसे जिस भी विभाग के डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उनसे हमें बात करनी होती है, उनसे लड़ना पड़ता है कि भाई अरवल में ये चीज नहीं है, इसको करना है। बिना माने बच्चा को रोए हो तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, मतलब वही कहानी है। अरवल में तो ऐसा ही लगता है कि ठीक है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा और ऐसे होना चाहिए। जब तक आप लोगों के वॉरिड को, लोगों के चिंता को, लोगों के दुख को नहीं समझिएगा, ये सवाल आपका विधानसभा में नहीं उठेगी, और जब तक ये विधानसभा में नहीं उठेगी, हम मिनिस्ट्री से लड़ नहीं पाएंगे कि हमें ये चीज चाहिए। और वहां पे छीनना पड़ता है। अपने अपने जिला के लिए सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, सारे प्रतिनिधित्व करता आते हैं, वहां लड़ते हैं। लेकिन विधायक जी का मतलब एक यही हमने सुना है कि कहना होता है कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि अरवल में विकास हो, क्योंकि उनके एमएलए नहीं है। ये तो एक्सक्यूज हो गया ना, ये एक्सक्यूज हो गया कि हम ऐसा नहीं करें, तो ठीक है भाई, इसके लिए सॉरी बोल दें। अच्छा, मतलब ध्यान भटकाने वाली बात है। हाँ, आप बहुत सारे ऐसे निर्दलीय नेता को भी देखे होंगे जो अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा डेवलपमेंट की काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? उनके आवाज में बुलंदी है, उनको लड़ने की क्षमता है, उनको काम करवाने की शैली है, इस वजह से। एक आखिरी सवाल और कड़वा सवाल होगा, और एनडीए जो गठबंधन है हमेशा विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर हमलावर रहती है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो आपके नेता लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद की वजह से ही राजनीति में स्थापित हुए हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी राजनीति में थे, उनके पिताजी की खड़ा की हुई पार्टी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सिर्फ विपक्ष में ही परिवारवाद है या फिर इंडिया में ही परिवारवाद है? ये परिवारवाद थोड़ी है। वो जमुई में आए, जनता सपोर्ट की उनको, जनता उनको वोट की। जनता नेपोटिज्म देख करके थोड़ी वोट दी, वो सारा जनता वोट की। और आप देख सकते हैं कि जब इनकी पार्टी टूटी तो इनका रियल जो ऑनर थे वो तो ये रहे नहीं। इनकी पार्टी दो भाग में बटी। ये पार्टी को अपने आप से खड़ा किए, खुद से खड़ा किए हैं। बिहार की जनता सपोर्ट की है। बिहार आज हमारी पार्टी में जो भी जन सैलाब आप देख रहे हैं तो इनकी बदौलत है। तो ये नेपोटिज्म हम लोग अपने नहीं देखते हैं कि नेपोटिज्म है, क्योंकि जनता वोट करती है और जनता सपोर्ट करती है। वो आए, अपने छवि को दिखाएं, अपने बातों को रखें, जनता उससे प्रभावित हुई और तब जाकर के जनता वोट करती है और तब वो जीते हैं। मतलब यही बात जो है कि विपक्ष पे ही लागू होता है, जैसे कांग्रेस हो, राजद हो, या फिर जदयू में भी बहुत ऐसे नेता हैं जिनके बेटा या बेटी जो है कि या पत्नी जो है कि राजनीति में है। तो ये बात तो सब पे लागू होती है, सिर्फ चिराग पासवान जी के लिए और एनडीए के लिए तो नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि परिवारवाद पे हमला जो है कि बेबुनियाद है, इस पे कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि लोग जनता वोट करती है तो जीते हैं। जनता वोट करती है, थोड़ी उनका सारा परिवार के सदस्य वोट करता है। ये तो जनता वोट करती है, किसको वोट कर रही है, किसको वोट जिता रही है। लोकतंत्र है। बहुत बहुत